इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज बीजेपी ने एक टेप साझा किया। दावा किया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस सरकार बनने पर आर्टिकल 370 को वापस लाने की बात कह रहे हैं। इस टेप ने जबरदस्त घमासान मचा दिया है। बीजेपी इसे टूल किट का हिस्सा बता रही है, कांग्रेस के लिए मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह के इस टेप के वायरल होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस तुरंत थैंक यू के मोड में आ गई है। कांग्रेस को शुक्रिया तक कह दिया है, लेकिन बीजेपी का हमला जारी है। आज कांग्रेस के इसी 370 टेप विवाद पर होगा मुकाबला, लेकिन उससे पहले आपको दिग्विजय सिंह की वो बात सुनाते हैं जो उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकारों से की है। जरा ध्यान से सुनिएगा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की सोच राष्ट्र विरोधी है और उसका हाथ पाकिस्तान के साथ है। दिग्विजय का बयान साजिश की टूल किट का हिस्सा है। दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों न लेना पड़े, यह सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह क्लब हाउस चैट में वर्चुअली बात कर रहे थे। चैट के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार शाहजेब जिलानी आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह से उन्होंने सवाल किया, जिसके बाद जवाब के बाद बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमला कर रही है। सोनिया राहुल से जवाब मांग रही है। बयान पर हंगामे के बाद दिग्विजय सिंह ने सफाई देने की कोशिश की। लिखा, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसिडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। ये जवाब देने की कोशिश दिग्विजय सिंह की तरफ से हुई है। उन्होंने ये ट्वीट किया है, अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसीडर में फर्क शायद समझ में नहीं आता। यानी वो जो बात उन्होंने कही है उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो इस पर कायम है और बीजेपी जो बातें दिग्विजय सिंह की तरफ से कही गई हैं और बीजेपी का जो जवाब है, इसी पर हम मुकाबला करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, फौरन उनके साथ बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने जो बात क्लब हाउस में कही है उसको लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी का कहना है कि जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है वही पाकिस्तान भी चाहता है और आज इसी पर हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ, उनका परिचय मैं करवा दूं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता है बीजेपी के, सनम शाह हमारे साथ नेता हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के, विजय शंकर तिवारी साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के और अयाज अहमद कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। प्रेम शुक्ला जी, थैंक यू सर। प्रेम शुक्ला जी, अगर मोदी जी सत्ता से हटते हैं और कांग्रेस की सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से स्थापित करेगी कांग्रेस, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। जी
न नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, न कांग्रेस की सरकार आएगी, ना अनुच्छेद 370 वापस होगा। लेकिन ये सवाल सचमुच बड़ा है कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर कांग्रेस क्यों बात करना चाह रही है। अनुच्छेद 370 अस्थायी है, टेम्पररी है। यह तो तत्कालीन कांग्रेस के संविधान निर्माताओं ने ही कहा था। संविधान सभा में जो अधिकांश लोग थे कांग्रेस के ही थे, उन सबने इसको अस्थायी कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि यह धारा घिसते घिसते घिस जाएगी। तो आप जो है अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उस अनुच्छेद को 7 दशकों तक नहीं हटा पाए। जब जो हमारा कमिटमेंट था संविधान के प्रति, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया और उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने विलाप किया, तो पाकिस्तान के रुदन में स्वर मिलाकर कांग्रेस के नेता क्यों रो रहे हैं, ये समझ से परे है। सनम शाह, आप युवा हैं लेकिन कश्मीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कश्मीरी भी हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है, इसको बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो कह रही है वही पाकिस्तान भी चाहता है। पाकिस्तान के सुर में सुर क्यों मिलाते हैं? थैंक यू सर। मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे होते हैं, मैं इनको एक बड़ी सिंपली तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपके पेट में दर्द पता नहीं किस चीज का हो जाता है, आपको सफोकेशन पता नहीं किस चीज की हो जाती है। दिग्विजय सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं एज ए जम्मू कश्मीर का युवा कांग्रेस का नेता होने के बावजूद और जहां का बाशिंदा होने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के आइन को बचाना चाहते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 4 अगस्त को हमें बंद करके हमारा जो हक था वो गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया है, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, पार्लियामेंट की डिसरिस्पेक्ट की है। पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, ये 370 तो ना हमें पाकिस्तान ने दिया था, ये ना 370 हमें चाइना ने दिया था, ये ना 370 हमें अमेरिका ने दिया था। अगर 370 और 35A दिया था, यह हिंदुस्तान के आइन ने, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने दिया था। आज दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है, मैं दिली तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं आज कहना चाहता हूं वो वक्त दूर नहीं है सर, मेरी बात याद रखना। मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। मेरे जैसे नौजवानों की छातियों को यहां से गोली से छल्ली किया जाता है, मेरे जैसे नौजवानों की छातियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर महल बना रहे हैं। सर, ये दिल्ली में बैठकर ये कश्मीर का फैसला नहीं कर सकते। आपने इनको पूछा है कि मसला कश्मीर है या मसाइल कश्मीर है? अगर जब भी कोई बात होती है ये कहते हैं पाकिस्तान ने कहा। मैं आज कहना चाहता हूं सर, मेरे अंदर से जज्बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान के सारे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता करती है। ये 4 मिनट बात करके बताएं इनको, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बाढ़ में जाए। सनम देखिए, आप कश्मीरी हैं लेकिन आप भारतीय भी हैं, तो उस नाते भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब जरा आपने अपनी बात कह ली, क्योंकि भाषण नहीं है, एक एक करके मुझे सबके पास जाना है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, पहले आप जो बातें सनम ने कही हैं उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? 1 मिनट सनम, आऊंगा मैं आपके पास। सनम आऊंगा, मैं दूंगा। एक बार सनम को रोको। अभी सनम ने 3 बातें कही हैं, मैं तीनों के उत्तर देता हूं। सनम ने कहा कि जो अंबेडकर जी ने लिखा है, जो अंबेडकर की किताब में लिखा है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर अंबेडकर जी की किताब की बात मानती कांग्रेस, तो ये सनम शाह वहां के कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष नहीं होते। फिर किसी भी मुस्लिम ऐसे व्यक्ति को कोई भी पार्टी अपना मुखिया और अगुवा नहीं बनाती किसी भी प्रकार से, चूंकि अगर अंबेडकर जी की बात मानते। ये दूसरी बात इन्होंने कही कि भारत की आइन ने, भारत की संसद ने धारा 370 दी है, तो एक बात तो ध्यान में है कि भारत की संसद और आइन ने धारा 370 ये 35A नहीं दी थी, क्योंकि और अगर हटाई है तो हटाई भारत की संसद और भारत की आइन ने ही हटाई है, किसी दूसरे ने नहीं हटाई है। वहां पर वही संसद में सांसदों ने बैठ करके धारा 370 को हटाया। एक मिनट सनम, एक मिनट विजय जी आपने कहा कि वहां के सैनिक वहां के युवाओं को मारते हैं, तो मैं सनम ये कहना चाहूंगा कि अगर वहां के इस प्रकार के युवक आतंकी बनकर खड़े होते हैं तो वहां की सैनिक मारेंगे, निश्चित मारेंगे, एक एक करके चुन चुन करके मारेंगे। अगर ये युवा आतंकी बनते हैं तो
देखिए एक मिनट जरा सनम मैं आपको एक बात समझा दूं, जरा मेरी बात सुन लीजिए सनम, एक मिनट। देखिए हम एक टेक्निक से जुड़े हुए हैं, अगर आप स्टूडियो में होते तो चलिए ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप लगातार बोलते रहेंगे, कोई और बोल रहा है तो वो दर्शकों तक बात नहीं पहुंचेगी, फिर वो मजा खराब होता है ऐसे में। तो जरा प्लीज पहले सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपके पास आऊंगा। अयाज अहमद साहब, ओके थैंक यू। अयाज अहमद साहब, जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है पहले तो उस पर प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। देखिए, दिग्विजय सिंह एक दिग्गज कांग्रेस नेता है, एक सियासतदान है, और उसका बयान सियासी भी हो सकता है, लेकिन वो उस पर किसी हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है कि जो वो ये कहते हैं कि दफा 370 को एब्रोगेट करने के बाद उल्टा ही उसका नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और ये हम भी मानते हैं, ऐसे थे यहाँ के नागरिक, यहाँ के रहने वाले, तो हम जमीन की सूरत हाल देखते हैं। अगर एक बहुत बड़ा डिसीजन किया गया 370 को एब्रोगेट करने का, तो उसके साथ साथ चीज को जिसमें यहाँ के नागरिकों के हकूक को छीना, जैसे जॉब राइट्स थे, जैसे लैंड राइट्स थे, जो रियासतों में भी इस वक्त अवेलेबल है, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक छीने गए तो उसके बहुत बड़े और स्कीम करना चाहिए था, लेकिन इसे ऐसा नहीं हुआ। अयाज भाई, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ रही, उसको जरा ठीक कराने की कोशिश करते हैं। प्रेम शुक्ला साहब, जो जवाब अब दिग्विजय सिंह की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात है, शेल और कंसीडर के बीच में फर्क तक नहीं पता। देखिए, मैं दिग्विजय सिंह की बात का तो जवाब दूंगा। पहले मैं सनम शाह जी जो कह रहे थे कि डॉक्टर आंबेडकर साहब ने जो आइन दी थी, हम उस आइन के अनुच्छेद 370 में संशोधन से जो है प्रभाव पड़ा। कृपा करके इतिहास पढ़ ले, कांग्रेस के लोगों का संकट है कि इतिहास जानते नहीं है। आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अनुच्छेद 370 के जब ड्राफ्ट करने की बात आई, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के बावजूद उन्होंने ड्राफ्ट करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, मैं इस भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी संविधान के अनुच्छेद की ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, ये इतिहास है। और तब उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जम्मू एवं कश्मीर से एक मंत्री को विदाउट पोर्टफोलियो का कैबिनेट में शामिल करना पड़ा था। एक बात ये बहुत स्पष्टता से समझ लें। दूसरी बात जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, कंसीडर करना भी, मान लीजिए शैल नहीं कहा उन्होंने, शैल कह भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी जो है संसद में आपको दोनों सदनों में जो है बहुमत की आवश्यकता होगी। सिर्फ जो है आपके सरकार में आने से काम नहीं कर सकते, शैल नहीं कहा। कंसीडर जो कहते हैं, तो क्या यह कांग्रेस की राष्ट्रीय पॉलिसी है? कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने स्पष्टता से कहना चाहिए। वो बार बार पाकिस्तान के क्लब हाउस की चैट में क्यों बात करना चाहते हैं? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस के किसी फोरम में, कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर में जाकर बात क्यों नहीं करते? कारण उसका कारण है कि जिस तरह से मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद बीते समय गए थे अब पाकिस्तान से आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए सहयोग मानने, उसी का ये विस्तार। सनम जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे तो वहां पर भी मोदी सरकार को हटाने की कोशिश, एकमात्र जो मकसद है कांग्रेस पार्टी का वो है मोदी सरकार को हटाना, और इसके लिए पाकिस्तान में जाकर इस तरह के बयान देना। और अब ये जो क्लब हाउस में जो चैट आई है, जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है, एकमात्र मकसद जो है मोदी सरकार को हटाना। देखो सर, बीजेपी को हटाना, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और देश को बचाना है। मैं अपने भाई साहब से ये पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेंटालिटी को आप मानते हैं? आप अटल बिहारी जी को लीडर मानते हैं? पहले मैं इनसे पूछता हूं, ये मुझे बताएं। आप सर अटल बिहारी वाजपेयी की सोच को मानते थे? पहले मुझे बताएं जरा, प्लीज टेल मी। आप अपनी बात कहिए ना, फिर मैं जवाब एक साथ लूंगा। देखें सर, अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए थे, जब पाकिस्तान से वो वापस आए थे, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं बताना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से वापस आए, उन्होंने आके हिंदुस्तान में कहा था तुम अपने भाई को बदल सकते हो, अपने पड़ोसी से बदल सकते। सर 370 के बाद देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था मिलिटेंसी को खत्म करूंगा। क्या मिलिटेंसी खत्म हुई? 370 के बाद चाइना 30,000 स्क्वायर फीट यहाँ के बेरोजगारी खत्म हुई मिलिटेंसी से। 370 से जम्मू कश्मीर क्या हुआ है?
बट हमारा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर आबाद था, भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया है। सर ये देश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ये आरएसएस के नेताओं का नहीं है, ये देश सनम शाह जैसे नौजवानों का है। बट मेरे जैसे नौजवान की छाती के ऊपर अगर देश के प्रधानमंत्री या राजनीति करते हैं तो बरकत दूर नहीं है। हिटलर वाला साहब होगा इनका, वो भी चाहता में राज करूं, बट कम बस जब मर गया उसको कोई कंधा देने वाला नहीं था मिला। भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही अक्षर होगा। विजय शंकर तिवारी जी, जितनी बार भी हम कश्मीर के युवाओं से या ये कांग्रेस के नेता सनम शाह हमारे से जुड़े, इनका ये कहना है कि 370 हटने के बाद से क्या वहां से मिलिटेंसी खत्म हुई, क्या वहां इंडस्ट्रीज आई, क्या वहां लोगों को, युवाओं को रोजगार मिला, वो जो भटके हुए युवा थे वो वापस रास्ते पर आए, ये सवाल लगातार ये उठाते हैं। पंकज जी, ये सारा देश देख रहा है। दरअसल क्या है कि ये वहाँ कश्मीर में बैठ करके धारा 370 का जो वकालत करते हैं, इनसे तो आप अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। धारा 370 हटना चाहिए, सारे देश की मांग थी। आपने देखा जिस दिन संसद में से धारा 370 को हटाने की घोषणा हुई और धारा 370 हटी, उस देश में उस दिन उस देश में, अपने देश में उत्सव का माहौल था। और क्यों ना हो, रुक जाओ सनम, आपको अगर सनम देखिए, मैं आपको सनम देखिए, अब सुनना पड़ेगा आपको पहले। भाई पंकज जी इनको बात, अरे एक मिनट, मैं विजय जी वही बात कर रहा हूं। सनम जी जरा आप 1 मिनट खामोश रहिए, पहले जरा सुन लीजिए। बीच में आप बोलेंगे तो दर्शकों तक बात नहीं जाती। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं पता चलता किसी को। जरा सुन लीजिए पहले, बोलिए विजय जी। तो धारा 370 अभी अटल जी की बात कर रहे थे, माननीय अटल जी भी धारा 370 हटाने के संकल्प के साथ खड़े थे कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये लगना चाहिए, है तो, लेकिन लगना चाहिए। ये क्यों है कि कश्मीर में बैठा हुआ एक इनका जैसा नवयुवक कहता हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, यानी भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत से सुरक्षा लेकर के, भारत में ऐशो आराम करके, और ये कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं, यानी ये कौन सी भाषा है। इसलिए निश्चित तौर पर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, दिखना चाहिए। इसलिए धारा 370 और 35A ये हटना जरूरी थी। ये कौन सा कानून है कि वहां पंचायत के चुनाव में आप मुहर नहीं लगा सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में कर सकते हैं? क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों? वहां पर रहने वाले नागरिकों के साथ भेदभाव क्यों कि कश्मीर का आदमी तो सारे देश में सब कुछ कर सकता है, लेकिन शेष भारत का आदमी कश्मीर में कुछ नहीं ले सकता? ये भेदभाव क्यों? इसलिए देखो, देश की अखंडता, एकता, एकात्मता, इसके लिए बहुत जरूरी था कि कश्मीर से धारा 370 हटना चाहिए। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर, तो अभी बार नाम आया, कश्मीर जाकर कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तानियों से कहते हैं, वहां की आयम से कहते हैं कि भाई हम बड़ी आशा लेकर के आए हैं। यानी भारत जैसे देश में रहने वाला आदमी पाकिस्तान जाकर कहता है कि बड़ी आशा लेकर के आगे। ऐसा भिखमंगा देश जो दुनिया भर से भीख लेकर के अपना पेट पालता है, वो इनकी आशा को पूरी करेगा। तो ये जो ऐसे लोग हैं, देश में पलने वाले लोग हैं, जो जिनको सपोले कहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश में पलते बढ़ते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश में सुरक्षा पाते हैं, उसी देश को जसने का काम करते हैं। और मैं सोचता हूं कि माननीय दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस का चेहरा है, ये कांग्रेस का विचार है कि वो भारत को एकात्म और अखंड नहीं रखने देना चाहते थे। उसका परिणाम था इतने वर्षों तक धारा 370 लगे रहना। जी, अहमद अयाज साहब, प्रेम शुक्ला जी ने सनम को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आइन ने चाहा था 370 आए और आइन नहीं चाहा कि 370 हटे। सवाल सनम ने यह पूछा था कि बीजेपी के नेताओं से यह पूछा जाए कि क्या 370 हटने के बाद वहां से मिलिटेंसी हटी है, क्या रोजगार युवाओं को मिला, इंडस्ट्रीज लगी हैं? आप बेहतर शायद जानते हैं अनुभव से, और मैं आपका तजुर्बे से मानता हूं सनम से ज्यादा जानते होंगे कश्मीर के बारे में, तो जरा आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसी बात पर पहले आ रहा था, तो ये जब 370 हट गया, एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, जो यहाँ के परमानेंट बाशिंदे हैं, उनको कुछ हुकूक हासिल थे, जैसे जॉब राइट्स थे या लैंड राइट्स थे। तो अगर एब्रोगेट किया गया तो एक सूरत में थी कि उसको एक बड़े डिसीजन के साथ जिसे लोगों को फायदा मिल जाता, उसको रिप्लेस किया जाए। ऐसा भी नहीं हुआ। उसके साथ साथ ये फैसला, ये प्रॉमिस किया गया कि यहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास अहमद अयाज साहब। प्रेम शुक्ला जी, जरा मैं आपसे जवाब चाहूंगा, जब ये सवाल उठ रहे हैं जो मैंने विजय शंकर तिवारी जी से पूछा, जरा उसका आप जवाब दे दीजिए। कश्मीर को लेकर जो सवाल उठाया सनम ने। जी,
नहीं, देखिए वो जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या कश्मीर के हालात बेहतर हुए, निश्चित बेहतर हुए। आप अनुच्छेद 370 हटने के पहले, आपको याद होगा, आप तो पंकज जी पत्रकार है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, ऐसी कोई जुमे की नमाज नहीं बीतती थी जिसमें इस्लामिक स्टेट के झंडे नहीं फहराए जाते थे, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर नहीं बरसाए जाते थे। आजकल सुरक्षा कर्मियों पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं क्या? और आतंकवाद की घटनाओं में 80% से ज्यादा गिरावट आई है, ये सत्य है कि नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में आज कोरोना के समय सबसे बढ़िया अगर कहीं पर मैनेजमेंट हुआ तो जम्मू एवं कश्मीर में हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन। प्रेम शुक्ला जी, सनम ने एक बात और उठाई थी, उन्होंने कहा भाड़ में जाए पाकिस्तान। उन्होंने कहा पाकिस्तान से क्यों जोड़ते हो आप? वो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, कश्मीरी युवा की बात कर रहे हैं, हर बात आज संबित पात्रा ने भी ये बात कही है कि ये कांग्रेस का बयान है, क्या पाकिस्तान की सहमति से बयान है? इस तरह की बातें भी उठी हैं। देखिए नहीं, हम नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्लब हाउस से कौन जुड़ा? सनम शाह के नेता दिग्विजय सिंह जुड़े। पाकिस्तान में जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ समर्थन किसने मांगा? मणिशंकर अय्यर ने मांगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान में स्यापा किसने किया? सलमान खुर्शीद ने किया। राहुल गांधी के बयान का संयुक्त राष्ट्र में दुरुपयोग किसने किया? पाकिस्तान ने किया। तो राहुल गांधी के बयान का दुरुपयोग होता है। दिग्विजय सिंह जो है जाकर पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं, सलमान खुर्शीद पाकिस्तान का समर्थन मांगते हैं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का समर्थन मांगते हैं। ये सब किस बात का संकेत है? बिल्कुल, मैं आता हूं। सनम, अब जरा मेरी बात सुन लीजिए। सनम एक मिनट, सनम मेरी बात सुन लीजिए। सनम एक मिनट, सनम एक मिनट, सनम जरा सवाल सुन लीजिए। सनम जरा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। सनम मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान से इसलिए जोड़ा जाता है, राहुल गांधी ने 25 अगस्त 2019 को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने गलती की है, 370 हटा के हजारों लोग मारे गए, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और फिर उन्होंने आज संबित पात्रा ने यह कहा है, उन्होंने कहा कि 27 तारीख को इमरान खान एक डोजिया बनाते हैं और यूएन के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये कितना बड़ा टूल किट की साजिश है, यह बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, इसलिए जोड़ा जाता है। इमरान खान को मौका दिया राहुल गांधी ने, यह बात उन्होंने जाके यूएन में कही। कहां मौका दिया राहुल गांधी ने? सर देखिए, आप सुने मेरी बात। देश के प्रधानमंत्री जी ने इमरान खान के लिए ट्वीट किया। अभी जो कह रहे थे ना पाकिस्तान भीख मांगता है, मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा था कि पाकिस्तान को हम घुस के मारेंगे। सर मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूं, मेरे घर में 40-50 किलोमीटर पाकिस्तानी आंग है। मुझे पता है मेरे यहाँ के लोग पाकिस्तान के सीज वायलेशंस के धमाके कैसे होते चाहते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं देते? सर चाइना 38,000 जो है वो लद्दाख के अंदर आता है। चाइना कहता है मैं अपनी फौजें कश्मीर के अंदर लाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुर्रत कैसे है सर? ये कांग्रेस पर और हम पर आवाज आते हैं। अरे हमने देश को आजाद करवाया था, आज दोबारा देश को गुलाम आप लोग कर रहे हो। आज हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। यहाँ का हिंदुस्तान का कानून जो है ना, वो यहाँ के कानून से चलेगा, देश के प्रधानमंत्री जी की लंबी दाढ़ी रखने से नहीं चलेगा। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान को घुस के मारे, आज 56 इंचियां कहाँ पे है? पाकिस्तान का जवाब क्यों देते हैं? ये दिल्ली में बैठे जुमले क्यों करते हैं? मेरे भाई आप कहते हैं ना कश्मीर में, आप आओ कश्मीर में, सनम शाह आपको 4 कनाल जमीन फ्री देगा। आप 10 दिन कश्मीर में रहकर बताओ, मैं मान जाऊंगा। दिल्ली में रहकर कश्मीर की बातें करना बड़ा मुक्सत है। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। विजय शंकर जी, दिल्ली में रह के कश्मीर की बातें करना बहुत आसान है। कश्मीर में 10 दिन रहकर दिखा दो, ये चैलेंज कर रहे हैं ओपन सनम शाह। इनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब जरा सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक, आप जरा सुन लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कश्मीर में 10 दिन रहना मुश्किल है, ऐसी हालत बनाकर रखी हुई इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले की बात है, राकेश पंडिता की हत्या हुई है। हत्या किसने की है? हत्या इनके जैसे ऐसे। अरे सनम अपनी बारी में बोलिएगा, देखिए लगातार बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज जरा सुन लीजिए। विजय जी बोलिए। अभी राकेश पंडिता की हत्या हुई है। हत्या करने वाला कौन है? इन्हीं जैसा कोई नौजवान है। ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, भाई हम ये कह रहे हैं कि धारा 370 की बात करना, दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान का एक नागरिक, वहां का पत्रकार, भले ही जर्मनी में रहता हो, उससे करने की क्या आवश्यकता थी? उसको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो धारा 370 जरूर लाएगी। हालांकि अब ये सपना रह गया है, अब धारा 370 दोबारा कश्मीर में कभी नहीं लगेगी। इसके बाद भी ये कश्मीर पाकिस्तान के उस पत्रकार को
बोलने की आवश्यकता थी? भाई बात यह है कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता करके बैठे हुए हैं, इनको लगता था इनकी रोटियां बंद हो गई हैं। वहां जो ये सब चल रहा था, आतंकवाद चल रहा था, ये बिचौलापन कर रहे थे, आतंकियों के बीच से और सरकार के बीच में बिचौले बनकर काम कर रहे थे। और अब तक इतने 56 साल तक इन्होंने राज्य किया, एक बार भी कोशिश नहीं की कि वहां के जो लोगों का अधिकार है, जम्मू के लोगों का अधिकार है, कश्मीर के लोगों का अधिकार है, वहां के पंडितों का अधिकार है, वो नहीं दिला पाए। यहां तक कि 1989 में मस्जिदों से निकल करके वहां जो कश्मीरी पंडित थे, उनकी बहन बेटियों को बहुत कोशिश हम कर रहे हैं अहमद अयाज साहब की आवाज हम तक आए, क्योंकि कश्मीर को वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अहमद अयाज साहब, जरा मैं आपकी अब बात सुन लूं, क्योंकि बहुत देर से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बेसिकली जब आप 370 की बात कह रहे थे, दिग्विजय सिंह के साथ जोड़ रहे थे, तो जब आपने मेरी इसका रिएक्शन चाहा, तो इनिशियली तो मैं यही कहूंगा कि वो एक सियासतदान है। अब उनका बयान सियासी पे हो सकता है, लेकिन जमीनी सूरत हाल जो है, जो यहाँ की है, वो ये है कि 370 को जब एब्रोगेट किया गया तो एक्सपेक्ट ये किया जा सकता था कि उसको एक अच्छे कानून या अच्छे स्कीम के साथ रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उसमें यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स के हुकूक वाबस्ते थे, जैसे लैंड राइट्स थे, जैसे जॉब राइट्स थे, वो उसमें छीने गए। तो हम सोचते थे कि किसी अच्छे कानून के साथ उसको बदला दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये भी प्रॉमिस किया गया कि यहाँ के हालात सुधर जाएंगे, यहाँ की मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, यहाँ की डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ की करप्शन खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, आज तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये मानने की बात है कि यहाँ के जो एलजी है, जो सिन्हा साहब है, बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई ऐसा इतना नहीं दिख रहा है कि जैसे हम कहेंगे 370 को एग्रीगेट करने के बाद कोई अच्छी या पॉजिटिव चेंज आई हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मिलिटेंसी भी चल रही है, करप्शन भी चल रहा है, और कोई डेवलपमेंट भी नहीं है। इसके लिए अगर कोई मेरे से फेस टू फेस भी बात करना चाहेगा, वी कैन आइडेंटिफाई द आइडियाज। अयाज साहब, ये तो चलिए एक बात हो गई, इसका जवाब हम प्रेम शुक्ला जी से लेंगे, क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो उनसे जवाब हम लेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप ये बताइए कि इस तरह का बयान देना क्लब हाउस में, पाकिस्तानी पत्रकार जब ये सवाल करता है, दिग्विजय सिंह जो जवाब देते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 370 जो है वो फिर से बहाल कर दिया जाएगा, इस बयान को किस नजर से देखते हैं आप? ना, ये कांग्रेस की इस पर डिपेंड करेगा कि उनकी इसके बारे में आगे नीति क्या रहेगी। उसको वो चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ के किसी भी शहरी को उसकी बात करने का या बयान देने का पाकिस्तान के साथ जोड़ना, मुझे लगता है ये बहुत और सरासर गलत बात है। हर एक को यहाँ बात करने का हक है, और कहना भी चाहिए। और जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाए, तो वो तुरंत इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं, ताकि वो एक कवर ले लेते हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, जब बाकी जो लोग हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो उसका शील्ड लेकर उसका काउंटर करें। अगर काउंटर ही करना है तो फैक्ट्स और मिनट्स के साथ काउंटर करिए, न कि ये कहिए कि पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की बात बोलते हैं या दूसरे तीसरे की बात बोलते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। प्रेम शुक्ला जी, दो बातें कह दी हैं अहमद अयाज साहब ने, दोनों का जवाब चाहिए। एक तो ये कि एक अच्छा कानून बनना चाहिए था, और जो बातें कही गई थी वो सब होनी चाहिए थी, मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, कोई वहां पर किसी तरह का डेवलपमेंट नजर नहीं आया। इसका जवाब उन्होंने दिया है, और साथ साथ जवाब मांगा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हर बयान को पाकिस्तान से जोड़ना जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात उनका कहना है कि इससे लाभ नहीं हुआ, तो भाई उन वनवासियों को लाभ, जनजातियों को लाभ हुआ, उन दलितों को लाभ हुआ जिनको आपने 7 दशकों से गुलाम बनाकर उनको जो है नागरिकता तक नहीं प्रदान की थी, उनको नागरिक अधिकार तक नहीं दिए थे। ऐसे सफाई कर्मचारियों को नागरिक अधिकार मिले, वनवासियों को आरक्षण के अधिकार मिले, जनजातियों को आरक्षण का अधिकार मिला, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी को अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद जम्मू एवं कश्मीर के ही जो नागरिक थे, जिनको नागरिकता के अधिकार तक नहीं थे, उनको मतदान तक के अधिकार नहीं थे, ऐसे लोगों को अधिकार संपन्न किया। तो पहली बात तो अधिकार मिला। दूसरी बात ये कह रहे थे कि भाई अनुच्छेद 370 हट जाएगा। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, गांव गांव तिरंगा फहरा रहा है। वो कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आप दे दिए कि इसी जम्मू एवं कश्मीर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो पाते थे कभी? लोकल बॉडीज के इलेक्शन सफलतापूर्वक हुए। विकास कार्यों की पूरी गाथा है, लिस्ट है, जो पिछले 2 वर्षों में, हालांकि कोरोना काल के इस पर प्रेम शुक्ला जी जवाब चाहिए। लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हो पाते थे, वो विकास की बात तो नहीं है। विकास जब डेवलपमेंट की बात होती है, मार्ग खुलता उससे जी,
पंकज जी विकास का मार्ग खुलता है जब आपका त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जो है संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय, इन तीनों का अपनी महत्ता है। स्थानीय निकाय के चुनाव वहां हुए नहीं थे, पंचायत के चुनाव वहां हो ही नहीं पाते थे। तो जब तक आप वहां की आम जनता को लोकतंत्रीय प्रशासनिक प्रक्रिया में अंग नहीं बनाएंगे, तब तक जो है विकास का मार्ग कैसे खुलेगा। तो विकास के मार्ग को खोलने की एक प्रक्रिया निश्चित तौर पर प्रारंभ हुई है वहां पर। और चूंकि 1.5 साल वहां कोरोना का काल है, कोरोना काल में बाकी राज्यों में भी विकास की वो गति नहीं है जो विकास की गति आवश्यक है, होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जम्मू और कश्मीर में इस तरह के विकास कार्यों की लंबी सूची जो पिछले 1.5 वर्षों में हुई है वो गिनाई जा सकती है। विजय शंकर जी, जब आप ये कह रहे, मैं जवाब दूंगा, एक शॉर्ट सा जवाब दूंगा। एक ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे थे 370 के होते हुए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि बाकी सब उनका अधिकार छिना जाए। उल्टा ये हो सकता था कि जिन लोगों को कुछ अधिकार नहीं मिलते थे उनको एक स्पेशली कुछ किया जा सकता था ताकि उनको भी अधिकार मिले। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो एक सबसे बड़ी बात जो आपके पास थी वो ये कि यहाँ का जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा करप्शन है। ये आपके हर वक्त आपके पास बात चलती थी। लेकिन मुझे ये बताओ कि आज तक, और खास तौर आपने सियासतदानों के बारे में कहा कि यहाँ के सियासतदान जो रहे हैं 47 से आज तक, और उन्होंने करप्शन किया है, मुझे बताओ एक आदमी ऐसा कोई जिसके खिलाफ आपने कोई करप्शन का केस लाया। अहमद अयाज साहब, एक और बात प्रेम शुक्ला जी ने कही है। अहमद अयाज साहब, एक और बात प्रेम शुक्ला जी ने कही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा अब गांव-गांव फहराया जाता है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात नजर आती थी कश्मीर में। उसका जवाब, इसे तिरंगा आप तो इसलिए जोर से एक एजेंडे के तहत फैलाया जा रहा है, वो ऐसे भी फैलाया जाता था। यहाँ क्या 26 जनवरी को स्टेडियम्स में या ऑफिस में झंडा नहीं लहराया जाता था, झंडा लहराया जाता था। लेकिन अब ये एक स्कीम के तहत कि भाई हर एक जगह झंडा लहराना है, वो तो कहीं भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी झंडा लहराया जाता था, ऐसा नहीं है कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ऐसा किया जाता था। लेकिन आपका ये कहना कि इसको आप गलत डायरेक्शन में पेश कर रहे हो कि आप फलानी जगह ये नहीं होता था, आप देखिए स्टेडियम्स में कितनी अटेंडेंस होती है। इससे पहले 370 से पहले आप देखिए कि कितनी अटेंडेंस हुआ करती थी, पार्टिसिपेशन हुआ करती थी जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का फंक्शन हुआ करता था। और आज देखिए आज कितने अटेंडेंस है, कैलकुलेट करिए और देख लीजिए कितना फर्क पड़ा। विजय शंकर जी, इसका भी विजय शंकर जी जो बात अहमद अयाज साहब कह रहे हैं उसका भी जवाब चाहिए। साथ साथ एक सवाल और भी है। जी अहमद अयाज साहब ने जो बात कही है तिरंगे को लेकर, उस पर भी मैं विजय जी आपसे जवाब चाहूंगा। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने सेक्युलर स्टेट के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो है रिजर्वेशन कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता था और मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन बावजूद उसके हिंदू राजा था। मैं देखो ऐसा है कि अगर ऐसा था तो 2-3 चीजें नियाज़ अहमद सामने कही हैं, मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वहां के हर नागरिक को भारतवर्ष के नागरिक होने का एक पुख्ता प्रमाण मिला है उनको, यानी वो भारत के नागरिक हैं। यानी कश्मीर के नागरिक होने की बात कर रही है, वो भारत के नागरिक हैं। एक बड़ी बात ये हुई है। दूसरा, एक में सुन लीजिए नियाज़ साहब, दूसरा जम्मू है, केवल कश्मीर नहीं है, वहां पर जम्मू, कश्मीर, लद्दाख ऐसे ये भाग हैं। वहां सबके समुचित विकास का रास्ता खुला है, केवल एक तरफा रास्ता नहीं खुला है। और जहां तक बात ये हमारे दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि वहां पर आरक्षण, तो अगर वो सब सुविधाएं वहां थी तो वहां कश्मीरी पंडित क्यों नहीं है? वहां आज कितने कश्मीरी पंडित हैं? कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकल करके जम्मू क्यों आना पड़ा? उस आरक्षण का क्या लाभ मिला? ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि अगर आरक्षण का लाभ है, और हिंदू राजा थे और उन्हीं हिंदू राजा ने इसको कश्मीर को कहा था कि कश्मीर भारत के साथ ही रहेगा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने वो नीति न मान करके और ऐसी बीज बोया जिसको वर्षों तक कश्मीर भोगता रहा, वहां के लोग भोगते रहे, जनजाति क्षेत्र के लोग भोगते रहे, दलित लोग भोगते रहे, पूरे वहां के जो विकास के रास्ते हैं उनके लिए अवरुद्ध रहे। अब वो विकास के रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। अहमद अयाज साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
जहां तक पंडितों के यहां से निकलने की बात है, मान लिया कि वो एक मसला हुआ है, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज है कि वो यहां से बाहर खुल के बोलिए ना नहीं आ जाए, मतलब ऐसे बार बार क्यों कर रहे हैं? खुल के बोलिए ना कि उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ और मस्जिदों से आवाज निकाल करके उनको वहां से भगाया गया, ये आरक्षण था क्या? ये आरक्षण था? नहीं, अब आप इसको कुछ भी कहिए, आप इसको कुछ भी नहीं, आप बताइए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप बताइए क्या है। लेकिन आपके एजेंडा में ये था कि हम कश्मीरी जो पंडित हैं उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, वापस कश्मीर लाएंगे। अब आप इतने सालों से इसमें गवर्नमेंट में है, आज तक ये बताइए, आज तक कितने लोगों को आपने कश्मीर में वापस लाने की कोशिश की और कितने लोगों को आपने बसाया? चलिए अहमद अलियास साहब, इसका जवाब शायद प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। 90 यानी 31 साल हो गए हैं, कश्मीरी पंडित जो है वापस कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, उसका रास्ता क्या निकल कर आता है? अब जाहिर बात है ये सवाल भी पूछे जाते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं, तीन बातें हैं। पहली, आयज अहमद साहब ने पूछा कि अनुच्छेद 370 हटने से जनजातियों को फायदा हो गया, लेकिन बाकी लोगों को क्या फायदा, तो बाकी का नुकसान क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग विरोध कर रहे हैं अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का, उनको नुकसान क्या हुआ? अनुच्छेद 370 हटने, कोई एक नुकसान बता दे, तो कोई एक नुकसान बता पाने की स्थिति में नहीं है कोई कश्मीरी व्यक्ति। अनुच्छेद 370 हट जाने से मेरा ये अधिकार छिन गया, किसी का कोई अधिकार नहीं छिना है, बल्कि जिनके अधिकार छिने थे उनको अधिकार मिला है, सुनिश्चित हुआ है। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने बार बार उठाई है, वो बार बार ये कह रहे भाई कश्मीरी पंडितों के साथ अब क्यों नहीं लौट कर आए। भाई कश्मीरी पंडितों के बारे में 2014 तक तो उनको लौटाने की कोई योजना पर काम ही नहीं हुआ। ये सत्य है, कांग्रेस के जमाने में कश्मीरी पंडित कोई मुद्दा, और अभी भी अयाज अहमद साहब 4 लाख कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया किसने साहब? मस्जिदों से बांध देकर उन पर बलात्कार करने का, दुष्कर्म करने का एक बार निंदा, और ऐसे जो अपराधी थे वो घृणा के पात्र, उनको दंड मिलना चाहिए। इस पर अयाज अहमद साहब के मुंह से कभी सौ फूटता है क्या? नहीं फूटेगा, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों के बलात्कारियों के समर्थक हैं, कश्मीरी पंडितों के हत्यारों के समर्थक हैं, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का समर्थन वहां की एक जो अलगाववादी मानसिकता वाली अवाम थी, सारे के सारे कश्मीरी नहीं, लेकिन अलगाववादी मानसिकता वाली अवाम भी वहां पर निश्चित तौर पर बसेरा करती रही है। और उन कश्मीरी पंडितों को जब अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ है, वहां कानूनी व्यवस्था की स्थिति सुधार की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल अहमद अलियास साहब का ये था कि 370 जब था और 370 जब हट गया, उसके बाद कश्मीर में कितना बदलाव आया? उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। अब भाई तो बता रहा हूं, पहले तिरंगा झंडा लहराने तक पर भी महबूबा मुफ्ती कहती थी मुख्यमंत्री के पद से कि यहाँ तिरंगा लहराने के लिए कन्ना नहीं मिलेगा। गांव-गांव में तिरंगा फहरा रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन हो गए, वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन कभी नहीं करा। अहमद अलियास साहब स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, उसको अहमद अलियास साहब स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि साहब करा पा रहे थे जी, उसको एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। बता रहा हूं जो आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछा जी, 2019 में अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ है। कश्मीरी पंडितों को वहां पर सुरक्षित, भेड़ियों को मुंह में तो नहीं डाला जा सकता ना, आतंकवादियों के मुंह में नहीं डाला जा सकता ना, जो वहां की सरकारों में बैठे पाकिस्तान परस्त थे उनके हवाले नहीं किया जा सकता ना। ऐसी स्थिति में वहां की स्थितियों को सुधार कर वहां पर उड़ के बसने लायक माहौल बनाने का काम प्रारंभ, और 2 वर्षों में आप बताइए ना, जुमे के दिन में इस्लामिक स्टेट के झंडे 5 अगस्त 2019 के बाद कितनी बार फहराए गए। और आप भली बात जानते हैं कि 2019 के पहले आए दिन जम्मू कश्मीर की घाटी में मस्जिदों में, और वहां पर कोई अधिकारी चले जाए, अयूब पंडित जैसे अधिकारी को, सिर्फ उसके सरनेम में पंडित था इसलिए उसकी मॉब लिंचिंग कर दिया जाना, वहां औरंगजेब जैसे अधिकारी के। प्रेम शुक्ला जी, सनम बहुत देर बाद हमारे साथ जुड़े हैं। ये सारी चीजें बंद हुई है। सनम एक सवाल आपसे भी जानना चाहेंगे, जो बात अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे। देखिए, दिल पर हाथ रख के सही जवाब दीजिएगा, जब तक 370 था और 370 हट गया, क्या फर्क आपने महसूस किया? देखिए सही बात बताइएगा ताकि प्रेम शुक्ला जी सुने और उसको आपको उसका जवाब दे। हाँ सुनना सर प्लीज। सर 370 के बाद सबसे बड़ा इनका था कि हम मिलिटेंसी को खत्म करेंगे। सर मैं पूछना चाहता हूं, जब 370 नहीं था टूटा, चाइना लद्दाख के अंदर 30,000 स्क्वायर फीट आया था। आप पहले पूछे इनसे, हमारी सेनाओं के 20 बच्चे जाते हैं, 20 जवान शहीद होते हैं। सर देश के प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट नहीं करते। इमरान खान का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आता है, देश के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए ट्वीट करते हैं। जो चीता जलने का इंतजार कर रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उन चीतों के लिए ओके ट्वीट किया है? नहीं सर, मैं ये आपको बताना
चाहता हूं। आज मैं इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश से बताना चाहता हूं, मैं सबसे बड़े आतंकवादी वो हैं, सबसे बड़े देश विरोधी वो हैं, सबसे बड़े मिलिटेंट वो हैं जो 370 और 35 एक के साथ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, इनको जरा जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने कोई तर्क दिया क्या? उन्होंने कोई तर्क नहीं चौक पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, वो कोई तर्क उसमें नहीं है। आप जम्मू में अगर चीन जो है लद्दाख में अगर एग्रेशन करने की कोशिश करता है तो उसका अनुच्छेद 370 पे क्या लेना देना है? ये फिर सीखने लगे हैं 50 अपनी जहालत प्रदर्शित कर रहे हैं। तीसरे गवर्नर आए अटके हुए हैं, समझ आता है कांग्रेसी जाहिल होते हैं, लेकिन अपनी जहालत का आराम से शांति से पंकज जी को चुप कराएं तो हमें जवाब। सनम, आपको मैंने मौका दिया, देखिए आप भाषण देने लग जाते हैं। आपसे मैंने पूछा कि क्या फर्क आया, आपने मिलिटेंसी को पकड़ा और फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जी सर, पूछे ना क्या फर्क आया है? चलिए अब सर, फर्क नहीं आया है। फर्क नहीं आया। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। फर्क आया है। फर्क यह है कि 80% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। 80% थोड़ा मोड़ा नहीं है। वहां पर हर जुमे के दिन इस्लामिक स्टेट का जो झंडा लहराते थे, अभी सनम मलिक की हिम्मत है इस्लामिक स्टेट का झंडा उठा ले। पहले तो झंडा उठाने वालों के पीछे तुम हिलाते हुए टहलते थे ये लोग, ये अब तुम हिलाना बंद हो गया है ना। वो आयु पंडित जैसे लोगों की जो मस्जिदों में खींचकर मॉब लिंचिंग करते हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में मेरा एक जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला, 1 मिनट सनम, 1 मिनट, वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। कश्मीरी पंडित का मसला जो अयाज साहब ने भी उठाया है, बहुत अच्छी बात है, कश्मीरी पंडितों की बात करें, कब तक उनकी वापस कश्मीर में वापसी होगी? कोई थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर आप दे पाए तो। देखिए, हमने टाइम फ्रेम तो अनुच्छेद 370 के संदर्भ में भी नहीं दिया था, हमने अनुच्छेद 370 हटाया। टाइम फ्रेम तो नहीं दिया था, हमारी मांग 1952 से थी कि हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे, भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास अवसर आया, हमने अनुकूलता वहां उत्पन्न की और हमने अनुच्छेद 370 संशोधित करके वहां के अधिकार, जिनको वहां अधिकारों की आवश्यकता थी, उनको अधिकार संपन्न किया। हमारा कश्मीरी पंडितों को भी कश्मीर की घाटी में सुरक्षा पूर्वक, हम गीदड़ों के भेड़ियों के मुंह में नहीं डालेंगे उनको, ताकि सुरक्षा पूर्वक सम्मान का जीवन कश्मीरी पंडित जी सके। ऐसी स्थिति हम कश्मीर में निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। पंडित कश्मीर में बसे। अहमद अयाज, सनम शाह, विजय शंकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुकाबला में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।